नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकते हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की कुछ बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। मानव रहित विमान ड्रोन के लिए जारी हुए नए नियम। देश की सुरक्षा के मद्देनजर बनाई जाएगी कड़ी निगरानी व्यवस्था। ड्रोन के लिए नो परमिशन नो टेक ऑफ का नियम होगा लागू। 2020 तक भारत में 5G स्पेक्ट्रम सेवा लाने की तैयारी। दूरसंचार मंत्रालय को सौंपी गई मेकिंग इंडिया 5G रेडी रिपोर्ट। वैश्विक स्तर पर 2024 तक 5G की सेवाओं की सभी रेंज विकसित होने की उम्मीद। पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की भारत की राष्ट्रीय REDD+ रणनीति। UNFCCC के REDD+ मानकों पर आधारित स्ट्रेटजी जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के उपाय भी सुझाता है REDD+। बॉन्ड आई नाम से वर्ल्ड बैंक ने जारी किया विश्व का पहला ब्लॉकचेन तकनीक वाला बॉन्ड। कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है इस बॉन्ड का एकमात्र अरेंजर। और मध्य प्रदेश के नौरादेही अभयारण्य में चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का मुद्दा फिर आया सामने। आर्थिक वजहों से आगे नहीं बढ़ पाया था। 2009 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट। 1952 में भारत से विलुप्त घोषित किया गया था चीता। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात बिम्स्टेक के समिट की। 30-31 अगस्त को नेपाल के काठमांडू में बिम्स्टेक की चौथी समिट का आयोजन हुआ। इस समिट की थीम थी टुवर्ड्स पीसफुल, प्रॉस्पेरस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समिट में हिस्सा लिया। भारतीय प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के साथ कनेक्टिविटी के मुद्दे को सबसे अहम बताया। गौरतलब है कि दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संबंधों के लिहाज से भारत बिम्स्टेक को बेहद खास मानता है। इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की कला, संस्कृति और समुद्री कानूनों पर शोध के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज खोलने की बात कही। साथ ही उन्होंने इसी वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में होने वाली इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भी बिम्स्टेक देशों को आमंत्रित किया। आपको बता दें कि बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय सहयोग समूह है। इसका पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। वर्तमान में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान इसके सदस्य हैं। 29 और 30 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर में सिंधु जल समझौते के विभिन्न मुद्दों पर बैठक का आयोजन किया गया। इससे पहले भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की बैठक इसी साल मार्च में नई दिल्ली में हुई थी। आपको बता दें कि 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत पूर्वी नदियों सतलज, व्यास और रावी के पानी का इस्तेमाल भारत करता है। दूसरी तरफ पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। गौरतलब है कि भारत द्वारा चेनाब नदी की सहायक नदियों पर बनाई जा रही पाकुल डुल और लोअर कलनाई परियोजनाओं पर पाकिस्तान आपत्ति जताता रहा है। केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्रालय ने मानव रहित विमान यानी ड्रोन के लिए नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 दिसंबर 2018 से लागू होंगे। इनके तहत डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ड्रोन का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इसके साथ ड्रोन के पायलट और मालिक का भी पंजीकरण कराना होगा। ड्रोन के लिए नो परमिशन नो टेक ऑफ का नियम लागू होगा। ड्रोन का इस्तेमाल करने वालों को इसे उड़ाने के लिए मोबाइल ऐप पर अनुमति लेनी होगी। इसके बाद स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से अनुमति मिलने या न मिलने की जानकारी दी जाएगी। अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ड्रोन एयर स्पेस के लिए ट्रैफिक रेगुलेटर की तरह काम करेगा। यह ड्रोन पर निगरानी रखने के अलावा उनके उड़ान पथ पर भी निगाह रखेगा। फिलहाल ड्रोन से साजो सामान ले जाने की मंजूरी नहीं दी गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, हवाई अड्डों, महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और अति विशिष्ट क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय फोरम ने मेकिंग इंडिया 5G रेडी नाम की रिपोर्ट दूरसंचार मंत्रालय को सौंपी है। इस रिपोर्ट में देश में 2020 से 5G स्पेक्ट्रम सेवा शुरू करने की रूपरेखा बताई गई है। इस फोरम के तहत AJ पॉलराज की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर जोर देते हुए इसके लिए खास तौर पर सार्वजनिक वायरलेस सेवाओं का विस्तार करने और अनुकूल स्पेक्ट्रम नीति बनाने को कहा है। 5G सेवाओं के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी करने की सिफारिश भी कमेटी ने की है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 2024 तक 5G की सेवाओं की सभी रेंज विकसित होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में व्यवसाय, सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की सिफारिश की गई है। 5G स्पेक्ट्रम को लागू करने के लिए प्रस्तावित संगठनात्मक रूपरेखा को लेकर रिपोर्ट में एक ओवरसाइट समिति गठित करने की सिफारिश भी की गई है। 5G सेवाओं के लिए सरकार द्वारा बजटीय समर्थन देने के अलावा कमेटी ने नियामकीय नीति पर भी अपने सुझाव दिए हैं। गौरतलब है कि सितंबर 2017 में सरकार ने 5G सेवाएं शुरू करने की दिशा में रूपरेखा तैयार करने के लिए इस फोरम का गठन किया था और इसके बाद एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी। ओडिशा की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विधान परिषद के गठन के लिए राज्य विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी है। इस प्रस्तावित विधान परिषद में 49 सदस्य होंगे। गौरतलब है कि ओडिशा सरकार ने विधान परिषद के गठन की संभावनाएं तलाशने के लिए 2015 में एक समिति बनाई थी। इस समिति को अन्य राज्यों में विधान परिषदों का अध्ययन करके ओडिशा में विधान परिषद को लेकर सिफारिशें देनी थी। आपको बता दें कि वर्तमान में केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनीय विधानमंडल हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। गौरतलब है कि विधान परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में है। हाल ही में रक्षा खरीद परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 46,000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी। इसमें भारतीय नौसेना के लिए 21,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की खरीद भी शामिल है। रक्षा उपकरणों को खरीदने की यह मंजूरी स्ट्रेटजिक मॉडल के तहत दी गई है। यह रक्षा मंत्रालय के स्ट्रेटजिक मॉडल के तहत पहला प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि स्ट्रेटजिक मॉडल के तहत निजी भारतीय कंपनियां रक्षा साजो सामान बनाने वाली चुनी हुई विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करती हैं। यह साझेदारी रक्षा संबंधी उपकरण बनाने के लिए की जाती है। स्ट्रेटजिक मॉडल के शुरुआती चरण में 4 सेगमेंट्स को शामिल किया गया है। इनमें फाइटर एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, पनडुब्बियां यानी सबमरीन्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स शामिल हैं। स्ट्रेटजिक मॉडल का प्रमुख उद्देश्य रक्षा निर्माण के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। लेकिन रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को विशेषाधिकार प्राप्त होना स्ट्रेटजिक मॉडल के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में ई कोर्ट परियोजना के तहत सुप्रीम कोर्ट में 3 एप्लीकेशंस जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने वादकारियों और अधिवक्ताओं की सहूलियत के लिए इन एप्लीकेशंस की शुरुआत की। इन एप्लीकेशंस के नाम ई फाइलिंग, ई पे और एन स्टेप है। ई फाइलिंग एप्लीकेशन से अधिवक्ता और वादकारी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके जरिए देश के किसी भी हिस्से से किसी भी अदालत में मुकदमा दायर किया जा सकता है। दूसरी तरफ ई पे एप्लीकेशन से ऑनलाइन कोर्ट फीस भरने की सुविधा होगी। शुरुआत में यह सुविधा महाराष्ट्र और हरियाणा में उपलब्ध होगी। इसके तहत OTP मिलेगा और SMS के जरिए सूचना दी जाएगी। तीसरा एप्लीकेशन एन स्टेप केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के बीच एक माध्यम के रूप में काम करेगा। यह केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के जरिए QR कोड के साथ प्रक्रिया को अपने आप शुरू करेगा। एन स्टेप से वादकारियों को समय पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी और वे तुरंत फॉलो अप एक्शन ले सकेंगे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी का प्रभार न्यायमूर्ति MB लोकुर के पास है। आपको बता दें कि ई कोर्ट परियोजना के दूसरे चरण को ई कमेटी के निर्देशन में 2015 से 19 के दौरान न्याय विभाग कार्यान्वित कर रहा है। ई कोर्ट परियोजना का प्रथम चरण 2011 से 2015 के दौरान कार्यान्वित किया गया था। देश की सबसे बड़ी अदालत से जुड़े एक अन्य मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सैद्धांतिक रूप से कुछ मामलों में सजीव प्रसारण यानी लाइव स्ट्रीमिंग के मुद्दे पर सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुझाव दिया कि मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट रूम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण मामलों से इसके पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा सकती है। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे अन्य कोर्ट रूम्स में भी लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि लाइव स्ट्रीमिंग होने से कोर्ट रूम में होने वाली भीड़ कम होगी। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग होने से अकादमिक उद्देश्यों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग को नीड ऑफ द आवर यानी समय की मांग बता चुका है। गौरतलब है कि जोधपुर स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने इस मामले में एक याचिका दायर की थी। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भी एक जनहित याचिका दायर कर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना फैसला यह कहते हुए सुरक्षित रख लिया कि वह इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल के सुझाव मिलने के बाद ही कोई निर्णय देंगे।
कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी विभिन्न मुद्दों को लेकर सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 7 राष्ट्रीय पार्टियों और 34 राज्य स्तरीय पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। निर्वाचन आयोग ने बैठक में शामिल सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव सुधारों को लेकर सुझाव देने का आग्रह किया था। इनमें पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता, सोशल मीडिया सहित पारंपरिक मीडिया प्रबंधन, मतदान और मतगणना आदि विषय शामिल थे। निर्वाचन आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के सामने उभरी नई चुनौतियों से निपटने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे थे। कुछ राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से ईवीएम पर भरोसा बढ़ाने के लिए एक निश्चित प्रतिशत मात्रा में वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। बैठक में शामिल राजनीतिक दलों ने बेहतर मतदाता सूची प्रबंधन के लिए मतदाताओं के ब्यौरे में आधार संख्या को जोड़ने का आग्रह भी किया। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने पेड न्यूज पर चिंता जताते हुए इस पर नियंत्रण के लिए इसे चुनावी अपराध घोषित करने की बात कही। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हुई। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी में ODF प्लस और ODF प्लस प्लस नाम के 2 नए प्रोटोकॉल जारी किए हैं। ODF का पूरा नाम ओपन डिफेकेशन फ्री है। ऐसा पहली बार हुआ है जब स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत खुले में मूत्र त्याग को भी प्रतिबंधित किया गया है। अब खुले में शौच और खुले में मूत्र त्याग से मुक्त किसी शहर या कस्बे को ही ODF प्लस में शामिल किया जाएगा। इसके लिए किसी भी समय कोई भी व्यक्ति खुले में शौच या खुले में मूत्र त्याग करते हुए नहीं पाया जाना चाहिए। इसके साथ ही सभी पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट्स फंक्शनल होने चाहिए। दूसरी तरफ ODF प्लस प्लस प्रोटोकॉल के तहत ट्रीटमेंट यानी शोधन के बाद ही सीवेज डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के अनट्रीटेड यानी अनुपचारित सीवेज को किसी वाटर बॉडी या खुले में नहीं डाला जाएगा। गौरतलब है कि ये दोनों ही प्रोटोकॉल स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वलसाड जिले के जुजुआ गांव का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य के 26 जिलों में लोगों को 1 लाख से अधिक घर सौंपे गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी बेघर लोगों और टूटे फूटे घरों में रहने वालों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। इस योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सहायता हेतु नेशनल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी का भी गठन किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी में केंद्र सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022 में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने का विजन रखा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अप्रैल 2016 में लागू की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एस्तोल जल आपूर्ति योजना की आधारशिला भी रखी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल का पहला चरण अगले वर्ष मार्च में शुरू होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू बाजार में कारोबार आसान बनाने के लिए यह पोर्टल बनाया जा रहा है। यह पोर्टल आयात निर्यात और घरेलू व्यापार के सभी संबद्ध पक्षों तथा माल की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेगा। इसके अलावा इस पोर्टल से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा निजी क्षेत्रों को साथ लाने में भी मदद मिलेगी। इस पोर्टल के 4 प्रमुख घटक होंगे, जिनमें लॉजिस्टिक ई मार्केट प्लेस, लॉजिस्टिक सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म और बैंकिंग तथा फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इस पोर्टल पर व्यापारियों, विनिर्माताओं, लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं, बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के साथ वित्तीय सेवाएं, सरकारी विभाग और विभिन्न समूह और संगठन मौजूद होंगे। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य देश के असंगठित लॉजिस्टिक सेक्टर को संगठित करना है। अभी इसमें 20 सरकारी एजेंसियां, 40 सहयोगी सरकारी एजेंसियां और 37 निर्यात संवर्धन परिषद शामिल हैं। 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लॉजिस्टिक सेक्टर में 22 मिलियन लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा लॉजिस्टिक सेक्टर का बाजार वर्तमान में $160 बिलियन है, जिसके अगले 2 वर्षों में $215 बिलियन हो जाने की उम्मीद है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने विश्व का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड जारी किया। यह विश्व का ऐसा पहला पब्लिक बॉन्ड है जिसे ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस बॉन्ड का एकमात्र अरेंजर कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इस बॉन्ड को बॉन्ड आई नाम दिया गया है। बॉन्ड आई का अर्थ है ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध समुद्र तट का नाम भी बॉन्डी है। गौरतलब है कि इसे कम लागत में तेजी से बॉन्ड की बिक्री करने वाले शुरुआती कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके विपरीत परंपरागत बॉन्ड की मैनुअल प्रक्रिया में समय और लागत दोनों अधिक आती है।
वर्ल्ड बैंक के बॉन्ड AAA यानी AAA रेटिंग के होते हैं। वर्ल्ड बैंक इनका प्रयोग नए बॉन्ड बाजारों का विकास करने और विकासशील देशों की सहायता करने के लिए करता है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को मार्केट डेवलपमेंट के परीक्षण के लिए एक बेहतरीन स्थान माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बेहतर वित्तीय बुनियादी ढांचा होना इसका प्रमुख कारण है। साथ ही ऑस्ट्रेलियन डॉलर विश्व की प्रचलित मुद्राओं में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक इससे परिचित हैं। हाल ही में भारत से होने वाले निर्यात में नई जान डालने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने विभिन्न निर्यात साझेदारों और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ यह बैठक की। इस बैठक में भारत के निर्यात को 2025 तक दोगुना करने की रणनीति पर विचार किया गया। इसके लिए क्षेत्रीय निर्यात रणनीतियां तैयार करने को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय निर्यात संगठन संघ यानी FIEO ने परंपरागत नए बाजार और उत्पादों में $100 अरब के निर्यात की पहचान करने के लिए एक स्टडी की है। साथ ही निर्यात के लिए पहचाने गए 12 सर्वोत्तम सेवा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने और उनकी संभावनाओं को पहचानने के लिए वाणिज्य विभाग के एक प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल पहले ही मंजूरी दे चुका है। IT और ITE के वर्तमान प्रभुत्व के स्थान पर एक व्यापक आधार वाली निर्यात वृद्धि हासिल करने पर भी बैठक में विचार किया गया। इसके तहत सर्विस सेक्टर के लिए विशेष रणनीति तैयार करने और इससे होने वाले निर्यात का नया ढांचा तैयार करने पर जोर दिया गया। इसमें परंपरागत बाजारों के अलावा छोटे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की तरफ ध्यान देने की बात भी कही गई। साथ ही अफ्रीका जैसे देशों के नए क्षेत्रों का पता लगाने पर भी चर्चा हुई, जिनका भारत से होने वाले कुल निर्यात में केवल 8% हिस्सा है। पर्यावरण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय REDD+ रणनीति जारी की है। REDD+ का पूरा नाम रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है। राष्ट्रीय REDD+ रणनीति जारी करने के साथ भारत ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस संधि के प्रति एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। यह रणनीति स्थानीय समुदायों को सतत आजीविका और जैव विविधता का संरक्षण करने में मदद करेगी। राष्ट्रीय REDD+ रणनीति UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के REDD+ मानकों पर आधारित है। आपको बता दें कि UNFCCC के तहत REDD+ एक तंत्र है जो विकासशील देशों को वनों की कटाई में कमी लाने और वन संरक्षण करने पर पुरस्कृत करता है। यह वनों के संपोषणीय प्रबंधन एवं वन कार्बन संग्रह के संरक्षण को भी प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा REDD+ जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के उपाय भी सुझाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अम्ब्रेला स्कीम OSMART को मंजूरी दी है। OSMART का पूरा नाम ओशन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशंस रिसोर्सेज मॉडलिंग एंड साइंस है। यह योजना 2017-18 से 2019-20 के दौरान लागू रहेगी। OSMART में 16 उप योजनाएं शामिल हैं। ये योजनाएं सेवाओं, तकनीक, संसाधनों, निगरानी और विज्ञान आदि से संबंधित हैं। OSMART से तटीय और महासागरीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन, समुद्र तटीय उद्योग, तटीय राज्यों, रक्षा, नौवहन और बंदरगाहों आदि को लाभ मिलेगा। यह योजना ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने में भी सहयोग प्रदान करेगी। इस योजना के कुछ प्रमुख विषयों में महासागरीय निगरानी में वृद्धि, मछुआरों के लिए महासागरीय सेवाओं में बढ़ोतरी के साथ समुद्र तटीय प्रदूषण की निगरानी शामिल हैं। इसके अलावा गहरे समुद्री खनन के लिए तकनीक का विकास, लक्षद्वीप में 6 विलवणीकरण संयंत्र और कवरत्ती में महासागरीय ताप ऊर्जा परिवर्तन संयंत्र की स्थापना आदि भी इसमें शामिल किए गए हैं। हाल ही में नीति आयोग ने हिमालय क्षेत्र के सतत विकास पर थीम आधारित 5 रिपोर्ट्स जारी की हैं। इनके लिए नीति आयोग ने जून 2017 में 5 कार्य समूहों का गठन किया था। इन्हें हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास के लिए रोड मैप तैयार करने का काम दिया गया था। इन रिपोर्ट्स की 5 थीम्स में हिमालयी क्षेत्र में जल सुरक्षा के लिए झरनों को पुनर्जीवित करना, सतत पर्यटन, झूम कृषि के लिए परिवर्तनशील दृष्टिकोण, कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना और नीति निर्णयन के लिए सूचनाएं और आंकड़े जुटाना शामिल हैं। ये रिपोर्ट्स इन 5 विषयों से जुड़ी चुनौतियों और उनसे निपटने के उपायों पर फोकस करती है। इन रिपोर्ट्स में कई चुनौतियों की बात भी कही गई है। इनमें बढ़ते पर्यटन की वजह से होने वाली पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं, झरनों के सूखने के कारण जल की कमी, झूम कृषि की समस्या, अकुशल श्रम और सही आंकड़ों की कमी शामिल हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रिपोर्ट्स में कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। इनमें पर्यटन मानकों को लागू करना और बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करना तथा पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि की समस्या पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया गया है। इनके साथ आंकड़ों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक सेंट्रल डेटा मैनेजमेंट एजेंसी बनाने का सुझाव भी दिया गया है।
कौशल विकास और उद्यमिता के लिए मांग आधारित केंद्र खोले जाने की बात भी इन रिपोर्ट्स में कही गई है। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने द अर्बन कम्यूट एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू पॉल्यूशन एंड एनर्जी नाम की एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 14 शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें 6 मेगा सिटीज और 8 महानगर शामिल हैं। इसमें शामिल शहरों को विषैले तत्वों के उत्सर्जन के आधार पर रैंकिंग दी गई है। इसके लिए 2 तरीके अपनाए गए हैं। पहले तरीके में ओवरऑल उत्सर्जन और उपभोग को आधार बनाया गया है, तो दूसरा तरीका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और उपभोग पर आधारित है। जहां ओवरऑल उत्सर्जन और उपभोग की मात्रा भोपाल में सबसे कम है, वहीं दिल्ली में यह सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार मेगा सिटीज के मुकाबले महानगरों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका कारण महानगरों में जनसंख्या और वाहनों की संख्या अपेक्षाकृत कम होना है। कोलकाता ने मेगा सिटीज में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है और इसका कारण वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आसानी से उपलब्ध होना बताया गया है। हाल ही में हार्वर्ड टीएच चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक शोध किया है। नेचर क्लाइमेट चेंज में छपे इस शोध के मुताबिक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा में कमी आ सकती है। शोध के अनुसार गेहूं, चावल और अन्य खाद्य फसलों में जिंक, आयरन और प्रोटीन की कमी हो सकती है। इसके चलते अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और मध्य एशिया में कुपोषण की स्थिति और गंभीर हो सकती है। इनमें भारत के प्रभावित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। इस शोध के मुताबिक फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा में कमी होने से भारत में लगभग 50 लाख नए लोग जिंक की कमी से और 38 लाख नए लोग प्रोटीन की कमी से प्रभावित हो सकते हैं। वहीं आयरन की कमी से महिलाओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। आपको बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुताबिक भारत में 38.4% बच्चे अवरुद्ध विकास के शिकार हैं। इसी सर्वे में यह भी बताया गया है कि 35.7% बच्चे कम वजन वाले हैं, 21% बच्चे दुबलेपन से ग्रस्त हैं और 7.5% बच्चे गंभीर रूप से दुबलेपन के शिकार हैं। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने के लिए कहा है। राज्य के नौरादेही अभयारण्य में यह प्रोजेक्ट 2009 में शुरू किया गया था, लेकिन आर्थिक वजहों से इस पर अमल नहीं हो पाया था। इस प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीकी देश नामीबिया से 20 चीते नौरादेही लाए जाने थे। चीतों के आवास के लिए नौरादेही को सबसे अनुकूल क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ के वन बहुत अधिक घने नहीं हैं और इनमें चीतों के आहार की कमी भी नहीं है। गौरतलब है कि 1947 में तत्कालीन मध्य प्रदेश में देश के आखिरी चीते की मौत हो गई थी, जिसके बाद 1952 में चीते को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत चीतों को अन्य देशों से लाकर उन क्षेत्रों में रखा जाएगा जहां वे पहले प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे। गौरतलब है कि 6 साल पहले देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 260 करोड़ रुपए की लागत वाला चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट तैयार किया था। आपको बता दें कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संस्था है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा सितंबर में एक लेजर सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सैटेलाइट का नाम आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट 2 यानी आईसैट-2 है। यह सैटेलाइट ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में जमी बर्फ की मोटाई में आने वाले औसत वार्षिक परिवर्तन को रिकॉर्ड करेगा। गौरतलब है कि हालिया वर्षों में ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक बर्फ पिघलने से समुद्रों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। इसमें लगभग 1/3 योगदान अकेले ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का है। इस सैटेलाइट में एडवांस्ड टोपोग्राफिक लेजर अल्टीमीटर सिस्टम लगा है। इस सिस्टम की वजह से पहले के सैटेलाइट की तुलना में बेहतर और विस्तृत आंकड़े मिल सकेंगे। आपको बता दें कि नासा ने पहला आईसैट मिशन 2003 में लॉन्च किया था। नेचर जर्नल में छपे एक शोध के अनुसार वैज्ञानिकों ने यूनिवर्सल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की पहचान की है। यह वैक्सीन अभी प्रायोगिक स्तर पर ही है और मनुष्यों पर इसका परीक्षण अभी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि यह वैक्सीन वायरस के सभी स्ट्रेन से लोगों की रक्षा कर सकती है। यह वैक्सीन किसी व्यक्ति के जीवन काल में कुछ ही बार दी जा सकती है। फ्लू वायरस की सतही संरचना के प्रति यह वैक्सीन प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया करती है। फ्लू वायरस की सतही संरचना को हीमाग्लूटिनिन कहा जाता है। फिलहाल वायरल वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाला लैब में बनाया गया प्रोटीन इन्फ्लुएंजा वायरस पर अधिक प्रभावी नहीं है। आपको बता दें कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ही इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है।
हाल ही में आई भयंकर बाढ़ के कारण केरल की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को पहुंचे नुकसान का आकलन करने के लिए ICOMOS ने केरल हेरिटेज रेस्क्यू इनिशिएटिव नाम की पहल की है। गौरतलब है कि आइकोमॉस यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स विरासत स्थलों के बचाव और संरक्षण से जुड़ा एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है। आइकोमॉस दुनिया भर में वास्तुशिल्प और पुरातात्विक विरासत के संरक्षण के लिए काम करता है। संरक्षण के इस काम में सिद्धांत, पद्धति और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ICOMOS केरल में राज्य सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मदद लेकर लोकल प्रोफेशनल्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि ICOMOS यूनेस्को की सलाहकारी संस्था भी है। बात त्योहारों की करते हैं। ओणम का त्योहार 24 अगस्त को मनाया गया। ओणम केरल का एक बड़ा त्योहार है। मलयालम महीने चिंगम यानी अगस्त सितंबर में ओणम मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मिथकिया राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने पाताल लोक से आते हैं। गौरतलब है कि केरल का यह पर्व वहां के सभी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। इसी के साथ केरल में ही उथरिताथी के अवसर पर वार्षिक अराणमुला वल्लमकली प्रतियोगिता आयोजित की गई। अराणमुला वल्लमकली एक अनुष्ठानिक नौका दौड़ है। इसमें सजी धजी सर्प नौकाएं यानी पल्लियोडम पंबा नदी में रेस लगाती हैं। दूसरी तरफ असम में गुवाहाटी के निकट बूढ़ामल त्योहार मनाया गया। इसका आयोजन हर 5 साल में एक बार किया जाता है। लोग इस अवसर पर अच्छी फसल और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथ ही उत्तराखंड के देवीधुरा में बगवाल त्योहार का आयोजन किया गया। इसका आयोजन रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। इस अवसर पर लगने वाले मेले में लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। हाल ही में ऊपरी यमुना बेसिन में लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 6 राज्यों के बीच समझौता किया गया है। इनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल हैं। लखवार परियोजना के तहत उत्तराखंड के देहरादून जिले में लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा। इसके जलाशय की जल संचय क्षमता 330.66 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। इससे यमुना बेसिन के 6 राज्यों में सिंचाई, घरेलू उपयोग, पेयजल व औद्योगिक इस्तेमाल के लिए पानी मिलेगा। गौरतलब है कि लखवार प्रोजेक्ट से 300 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी होगा। लेकिन पानी के बंटवारे के अलावा जल विद्युत समेत अन्य सभी आर्थिक लाभ उत्तराखंड को मिलेंगे। आपको बता दें कि ऊपरी यमुना के तहत यमुना नदी के उद्गम से लेकर दिल्ली में ओखला बैराज तक का क्षेत्र आता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते कुछ और जरूरी खबरों पर डालते हैं नजर। इसरो के मुखिया के सिवन ने अगले वर्ष जनवरी में चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग की संभावना जताई है। विशेषज्ञों द्वारा किसी भी तरह की असफलता से बचने के उपाय सुझाने के चलते इसकी लॉन्चिंग में देरी हुई है। विशेषज्ञों ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने और रोवर लैंडिंग के दौरान कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया है। चंद्रयान 2 को इसरो का अब तक का सबसे जटिल मिशन माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विज्ञान, तकनीक एवं नवाचार पर सलाह देने के लिए 21 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। के विजय राघवन को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। के विजय राघवन भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। जीत सतीश रेड्डी को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे एस क्रिस्टोफर का स्थान लेंगे। इसके अलावा उन्हें रक्षा विभाग के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सचिव का कार्यभार भी सौंपा गया है। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। भारत के सत्य एस त्रिपाठी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया। सत्य त्रिपाठी 2017 से यूएनईपी में एसडीजी एजेंडा 2030 में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर काम कर रहे थे। वे त्रिनिडैड एवं टोबैगो के एलियट हैरिस का स्थान लेंगे। भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट-इन ने साइबर अटैक्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। अप्रैल से जून 2018 के डेटा के अनुसार इंडियन ऑफिशियल्स वेबसाइट्स पर सबसे ज्यादा 35% साइबर अटैक्स चीन से हुए। इसके बाद अमेरिका 17% और रूस 15% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत साइबर सुरक्षा से जुड़े मसलों के लिए सर्ट-इन नोडल एजेंसी है।
भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने प्रोजेक्ट नवलेखा की शुरुआत की है। गूगल फॉर इंडिया इवेंट के दौरान इसे जारी करने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य स्थानीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं का डिजिटलाइजेशन कर उन्हें न्यूनतम संसाधनों की मदद से ऑनलाइन करना है। इसके साथ ही गूगल ने अपने पेमेंट ऐप गूगल तेज की रीब्रांडिंग गूगल पे के तौर पर करने का फैसला किया है। भारतीय वायुसेना ने स्पीडेक्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। स्पीडेक्स का पूरा नाम है द स्टोर्स प्रोएक्टिव एफिशिएंट एंड एक्सपीडिशियस डिस्पैच ऑफ एक्स्ट्रा साइज वेट कंसाइनमेंट। हवाई और जमीनी जरूरतों के लिए किए गए इस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद आवश्यक साजो सामान को पहुंचाने में होने वाली देरी को कम करना है। यह कॉन्ट्रैक्ट वायुसेना की रखरखाव संबंधी गतिविधियों और ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतर बनाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के कुछ हवाई अड्डों पर ट्राइब्स इंडिया के आउटलेट खोलने के लिए ट्राइफेड को जगह उपलब्ध कराई है। इससे जनजातियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग हो सकेगी। ट्राइफेड का पूरा नाम ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। बिहार में दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बों पर विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग्स उकेरी गई हैं। बिहार का मिथिला अंचल विश्व भर में मधुबनी पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग्स को रंगीन और आकर्षक बनाने के लिए अनूठे ज्यामितीय पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 3 राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये पुरस्कार कविता, पत्रकारिता और सुशासन के क्षेत्रों में दिए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नकद धनराशि दी जाएगी। गुजरात के भुज में 126 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। यह भारत का पहला इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ा पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा संपन्न राज्यों में उत्पादित ऊर्जा को देश के अन्य भागों तक पहुंचाने की योजना है। 26 अगस्त को देश में पहली बार 75% एविएशन टरबाइन फ्यूल में 25% बायोजेट फ्यूल मिलाकर विमान ने उड़ान भरी। देहरादून से दिल्ली आने वाली स्पाइस जेट की उड़ान में यह प्रयोग किया गया। जेट्रोफा से बने बायोजेट फ्यूल का विकास देहरादून स्थित CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने किया है। 27-28 अगस्त को तीसरी इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस यानी IOC का आयोजन वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस की थीम बिल्डिंग रीजनल आर्किटेक्चर्स थी। IOC का आयोजन इंडिया फाउंडेशन अपने सहयोगियों सिंगापुर, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मिलकर करता है। 2016 में IOC का आयोजन सिंगापुर में और 2017 में श्रीलंका में हुआ था। भारत और सिंगापुर ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट में संशोधन के लिए दूसरे प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। यह भारत और सिंगापुर द्वारा अपने किसी भी व्यापारिक भागीदार के साथ किया गया पहला कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है। भारत और सिंगापुर के बीच यह एग्रीमेंट जून 2005 में हुआ था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन 29 अगस्त को किया गया। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी जयंती को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बांग में 18वें एशियाई खेल चल रहे हैं। इन खेलों के 12वें दिन यानी 30 अगस्त तक भारत 13 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 59 पदक जीतकर पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा। 111 स्वर्ण पदकों सहित कुल 239 पदक जीतकर चीन टॉप पर है। 18 अगस्त से शुरू हुए एशियाई खेल 2 सितंबर को समाप्त होंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अर्थ एक्सप्लोरर सैटेलाइट इओलस लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट पृथ्वी के आसपास चलने वाली पवनों का अध्ययन करेगा। इससे मौसम का पूर्वानुमान लगाने में आसानी होगी। इओलस नाम ग्रीक विंड गॉड यानी पवन देवता के नाम पर रखा गया है। यूरोपियन यूनियन ने हैलोजन लाइट बल्बों को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसका मकसद कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। यह प्रतिबंध यूरोपियन यूनियन ने बिजली की अधिक खपत करने वाली लाइटों को क्रमबद्ध तरीके से हटाए जा रहे अभियान के तहत किया है। यह प्रतिबंध यूरोपियन यूनियन ऊर्जा नियमों के अंतिम चरण का एक हिस्सा है।
रूस के ट्रांसबैकाल क्षेत्र में 1980 के दशक के बाद से अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वोस्तोक 2018 होने जा रहा है। 11 से 15 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में लगभग 3 लाख सैनिकों के साथ 1000 विमान और रूसी नौसेना के 2 बेड़े शामिल होंगे। वोस्तोक 2018 में चीन और मंगोलिया भी हिस्सा लेंगे। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।